जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एकेएस मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर सेकंड के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला प्रश्न कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। दोस्तों सबसे पहले क्या है, टेस्ट सीरीज में हम अलग अलग टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनसे क्या है, हमारे को एनालिसिस हो जाएगा कि हम किस रूप में पढ़ रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन करने का क्या मेथड है। तो एक बार हम आकलन के हिसाब से कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में लेकर आ रहे हैं, 2-3 वीडियो। उसके बाद टॉपिक वाइज हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट सीरीज के हिसाब से हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो आप देखें, पहले एनालिसिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को समझाया जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप समझें उसको, किस तरह से सोल्व करने का मेथड उसमें अप्लाई किया जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न है हमारे सामने, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि ये ए की आय है, ये बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी का 110%। हम कह सकते हैं ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी का 110% है, हम ये कह सकते हैं। तो ये एक रिलेशन हमारे को दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है हमारे को कि ए है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 110 इधर आ जाएगा, और ये यानी a इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू बी। हमारे को पूछ रहा है कि बी की आय जो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए आप, यानी कि ए का 10/11 हिस्सा वो क्या है, बी। ए का 10/11 हिस्सा वो क्या है, बी। यानी ए से कितना कम है, अगर हम देखें ए का 10/11 पार्ट बी है, तो ए से कितना कम है, 1/11। ए का 10/11 तो बी है, कितना कम है, 1/11। हमारे को परसेंटेज में पूछा है, इंटू 100 कर दीजिए आप, यानी कि 100/11। देखिए 100 का डिवाइड करेंगे अपन, तो 11×99 बचा 1, और ये तो अपने पास में आ गया कि 9 से 1/11% जो है वो ए से कम है बी की आय। तो बहुत ही सिंपल ये सवाल था दोस्तों, काफी इजी था, हमारे को बस समझना था थोड़ा सा लॉजिक कि किस तरह से इस सवाल में हमारे को इसको जमाना है, इसको सेट करना है। अब देखिए आप, इसका एक मेथड आपको और बता देता हूं। कभी इस तरह से दिया हुआ आता है कि एक का दूसरे के सापेक्ष प्रतिशत कम या अधिक होता है, और दूसरे का पहले के सापेक्ष पूछा जाता है, तो कैसे उसको करना है देखिए आप। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, कितनी अधिक है, 10%। 100 प्लस, अगर अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस करके उसको घटाना है। तो 10% अधिक है प्लस 10, और इंटू कर दीजिए आप 100। देखिए ये 10 एजिटेड हो जाएगा, ये नीचे 110 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100 से, वापिस 10 से 10। देखिए 100/11 आ रहा है हमारे पास में, ये परसेंटेज में आ जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, वो हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो काफी इजी प्रश्न था दोस्तों ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इस प्रश्न में हमारे को पूछा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ये दी हुई है हमारे पास 30 लाख है, यदि वार्षिक जन्म तथा मृत्यु दर क्रमशः 3.6% और 1.6% है, तो 3 वर्ष बाद जो है, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ऐसा इस सवाल में पूछा है। तो देखिए काफी आसान सवाल है, जिस तरह से हम करते आए हैं सवालों को, उसी तरह यहाँ पर हमारे को इस सवाल को भी करना है। कैसे करेंगे देखिए कि वार्षिक जन्म और मृत्यु दर क्रमशः ये और ये दी, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले जन्म लेंगे उसके बाद हम मरेंगे, नहीं। किसी वर्ष में अगर जन्म और मृत्यु दर एक साथ दी हुई है, यानी कि उस वर्ष में कुछ लोग जन्म लेंगे तो कुछ लोग मरेंगे, यानी कि इसका कंबाइंड अगर हम देखें तो फाइनल जो रेट है वो कितना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 3.6% जो है वो तो जन्म लेते हैं, और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या 1.6%, यानी फाइनली 2% रेट जो है वो हर वर्ष इंक्रीमेंट होगा। 2% हर वर्ष इंक्रीमेंट होगा दोस्तों, बढ़ेगी जनसंख्या। और अभी कितनी है वर्तमान में, 30 लाख। वर्तमान में जो जनसंख्या वो 30 लाख है, हर वर्ष 2% बढ़ रही है, और कितने साल बाद निकालिए, 3 साल बाद। तो जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज में करते थे उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस दर है 2/100,
और 3 साल बाद तो इनका क्यूब। ठीक है दोस्तों, क्या करना है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। ये है हमारे पास में 30 लाख, ये हो जाएगा 102/100 का क्यूब। ये इस तरह से यहां हम देख सकते हैं 6 जीरो है, नीचे भी 6 जीरो है। इसको ऑल ओवर जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ दोस्तों, जब आप 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 404, और उसके बाद 3 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे आप, वो हो जाएगा हमारे पास 306, और ऑल ओवर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आ जाएगा 31 83 624। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या है वो हमारे पास फाइनली इतनी हो जाएगी। जब प्रति वर्ष वार्षिक जन्म और मृत्यु दर क्रमशः ये दी हुई हो तो हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि आखिर जनसंख्या हर साल बढ़ रही है या घट रही है। तो हमने देखा जन्म दर 3.6% और मृत्यु दर 1.6%। यहां से हमने फाइनली फाइंड आउट किया कि फाइनल रेट 2% इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान जनसंख्या इतनी है तथा 3 साल बाद में जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी हुई है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, उसका एरिया पूछा, उसका क्षेत्रफल हमारे को पूछा है। देखिए काफी आसान दिख रहा है सवाल देखने में। कैसे, हम देख रहे हैं त्रिभुज है, उसकी भुजाएं दे रखी है और देख रहे हैं हम कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। हमने पढ़ रखा है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसको समबाहु कहते हैं। दो भुजाएं समान और तीसरी भुजा अलग है उसको हम कहते हैं समद्विबाहु। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं लंबाई में असमान है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं विषमबाहु। उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु। तो हम यहाँ देख रहे हैं तीनों भुजाएं अलग अलग और विषमबाहु। विषमबाहु अगर त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ रखा है हीरोन का सूत्र। हमने कौन सा सूत्र पढ़ा है, हीरोन का सूत्र। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व हम करते हैं, किससे करेंगे, हीरोन के सूत्र से। हमने पढ़ रखा है जो हीरोन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ ए बी और सी ये तो भुजाओं के मान है, लेकिन ये एस क्या है दोस्तों, एस है अर्ध परिमाप। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है जब उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, ये होता है त्रिभुज का परिमाप। और जब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अर्ध परिमाप। देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 11 और 9 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप आ गया त्रिभुज का 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का कंप्लीट परिमाप तो था 30 सेंटीमीटर और अर्ध परिमाप आ गया 15 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई। हम सूत्र इसका हीरोन का सूत्र लगाएंगे जिससे हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए। तो देखिए हम क्या अप्लाई करेंगे, एस की वैल्यू 15, 15 में से ए घटाना है, 15 में से एक भुजा 9 घटाई तो आ जाएगा 6, फिर 15 में से बी यानी 10 घटाया तो आ जाएगा 5, फिर 15 में से सी यानी कि 11 घटाया तो आ जाएगा 4, और इसको अंडर। इसको हमारे को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो क्या आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्र। देखिए कितना आता है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। देखिए यह सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ अंडर रूट है तो जाहिर सी बात है दो के जोड़े में से हमारे को फैक्टर वाइज लेते चलना है। जैसे 3 और 3 तो इनमें से एक 3 हम ले लेंगे, 5 और 5 इनमें से एक 5 हम ले लेंगे। 4 का अंडर रूट हम जानते हैं 2 होता है, बचा केवल 2 तो अंडर रूट 2 एज इट इज रह जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 और अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से फाइनली हमारे को इसका आंसर मिल जाएगा 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से त्रिभुज जिसकी अलग अलग भुजाएं दी हुई हो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह से हीरोन का सूत्र लगाते हैं जिसमें अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटाते हुए गुणा करके उसका अंडर रूट करने से हमारे को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत आसान सवाल था ये दोस्तों। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि जैसे यहाँ विषमबाहु त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग थी, उसका क्षेत्रफल हमने निकाला। अगर हमारे को समबाहु त्रिभुज दिया हुआ आता है
समबाहु त्रिभुज जिसमें तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों भुजाओं की माप ए हम सेंटीमीटर मान सकते हैं, तीनों की ए और ए रहेगी, तो ए हमने मान लिया। तो यहां एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 और उस भुजा का स्क्वायर कर दो, √3/4 और उस भुजा का स्क्वायर करके ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज हो तो हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमारे को क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो दो भुजाएं तो समान लंबाई की होगी और तीसरी अलग होगी, दो भुजाएं समान लंबाई की होगी और तीसरी भुजा अलग होगी जो विषम भुजा होगी। ऐसी स्थिति में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो आप यहां देख सकते हैं ए और ए ये तो समान भुजाओं की लंबाई है और बी है वो की विषम भुजा की लंबाई हमारे पास में है, तीसरी भुजा वो है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है, वो देखिए सूत्र यह है b/4 √4b² माइनस a², b/4 √4, देखिए यहां थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक हुआ है, 4a² माइनस b², आपको ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है, b/4 √4a² माइनस b² आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां b क्या है, विषम भुजा की लंबाई यानी तीसरी जो अलग भुजा है उसकी लंबाई, और a यहां पर क्या है, a है समान भुजा की लंबाई। दो भुजाएं जो समान लंबाई की उसको यहां पुट करना है और विषम भुजा उसको यहां और यहां पुट करना है। ये आप फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो उससे हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो काफी आसान कंसेप्ट है, इसको हमारे को ध्यान रखना है, आगे हमारे काम में ये आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृति बॉक्स, घन है, घन की आकृति है यानी वह आकृति घनाभ जैसी ही होती है, लेकिन इसमें भुजाएं तीनों बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। देखिए 1 मीटर कोर है यानी 1 मीटर भुजा है, लंबाई भी 1 मीटर की है, चौड़ाई भी 1 मीटर की है, ऊंचाई भी 1 मीटर की है। घनाकृति बॉक्स है, उसमें 10 सेंटीमीटर कोरों वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। एक छोटा घन है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं। ऐसे सवाल जब भी आए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये क्या है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें क्या होता है, आयतन को बराबर रखना होता है। ऐसा क्यों, कभी भी किसी भी घन को काट कर कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितनी संख्या में घन बनाए जा सकते हैं, छोटे घन कितने रखे जा सकते हैं, उस घन के अंदर इतनी माप का कितना पानी भरा जा सकता है, धारिता कितनी है उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसका आयतन कितना है, इस सारे कंसेप्ट किससे संबंधित है, वॉल्यूम से संबंधित है, आयतन से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर भी वही करना है हमारे को कि एक इतने कोर वाले घनाकृति बॉक्स में जिसकी भुजा है 1 मीटर, तो देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका घनाकृति बॉक्स का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये बड़े वाले घन का क्या हो जाएगा हमारे पास, आयतन। अब इसमें छोटा घन है जो कि 10 सेंटीमीटर कोर का है, ऐसे कितने घन रख सकते हैं, छोटे घन का पहले तो आयतन निकाल लो, छोटे घन का आयतन निकाल लो, वो कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं भुजा का क्यूब होता है, एक भुजा होती है घन की, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसका जब क्यूब कर देते हैं ए क्यूब, तो वो क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है, उस घन का आयतन हमारे पास आ जाता है। ये छोटे घन का आयतन है, ये बड़े घन का आयतन है। हमारे को निकालनी है उन घनों की संख्या जो बड़े वाले घन में रखे जा सकते हैं। तो आप एक काम करो, छोटे वाले आयतन को बड़े वाले आयतन में डिवाइड कर दो, संख्या आ जाएगी हमारे पास जो भी होगी, क्या आएगी, देखो इसमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ भुजा सेंटीमीटर में दे रखी, इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो आप इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, आप इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप इसको 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर का, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा हमारे पास में सेंटीमीटर का क्यूब। और आप जानते हैं क्यूब से क्यूब कट जाएगा। और वैसे भी इसमें हमारे को कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, घनों की संख्या निकालनी है, और संख्या की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों, संख्या केवल यूनिट डिजिट में लिखी जाती है, नंबर्स में लिखी जाती है। देखिए 10 10 और 10, 3 जीरो है हमारे पास, 3 जीरो हटा दे, यहाँ पर कितने घन रखे जा सकते हैं, 1000। उनकी संख्या कितनी आ गई घनों की, 1000 घन, यानी ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं, 1000 घन रखे जा सकते हैं। तो काफी आसान सवाल ये था। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, 1000 की घात 9, उसको डिवाइड करना है 10 की घात 24 से। देखिए क्या करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से है हमारा। क्या करना होता है इसमें, घात घातांक वाले कंसेप्ट लगाने। जैसे 1000 है तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, और उसकी घात कितनी है 9, ये लो 9,
डिवाइडेड बाई 10⁻24, 10 की पावर 24। हमने आपको पहले भी बताया था a की पावर m और इसकी पावर m, अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, a की पावर m की पावर m, ऐसा हो तो आपको क्या करना है, a की पावर m इंटू l। सिंपली पावर पे पावर अगर है मल्टीप्लाइज कर दीजिए आपने। अगर ऐसा हो a की पावर m की पावर m की पावर 2, तो आपको क्या करना है, a की पावर m इंटू n इंटू 2, इस तरह से करना है। हमेशा एक ही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। तो यहाँ 10 की घात 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 10 की घात 27 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा, 27, और उसको आपको डिवाइड करना है 10 की घात 24 से। एक कंसेप्ट और बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, अगर इस तरह से हो a की पावर q डिवाइडेड बाय a की पावर q, a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q, आपको क्या करना है, a की पावर p माइनस q। जब बीच में साइन डिवाइडेशन का हो तो आपको पावर्स को घटा देना है, अगर साइन मल्टीप्लाई का तो पावर्स को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ साइन डिवाइड का है, भाग का है, आपको पावर्स को क्या कर देना है, घटा देना है, उनका डिफरेंस। देखिए आप कितना हो जाएगा, 10 की घात 27 में 24 किया तो 10 की घात 3, 27 माइनस 24 10 की घात 3, 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। इसका फाइनल आंसर हमारे को क्या मिल जाएगा, 1000। काफी आसान सवाल था दोस्तों, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, सिंपल कंसेप्ट से घात घातांक के हमने लगाए और सोल्व कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, 2x² प्लस 6x प्लस 4 का गुणनखंड होगा। देखिए अपने को इसका जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो बताने हैं। काफी सिंपल है, कैसे हम इस सवाल को करेंगे, देखिए समझे आप सबसे पहले इसको। देखिए 2x² प्लस 6x प्लस 4, आप देख सकते हैं सब में 2 कॉमन आएगा, तो आप 2 को बाहर ले लें, 2 को आप बाहर ले लें, फिर यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 3x, देखिए 2 दिया 6x, फिर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बच जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको देखें, ये 2 अंदर है x² प्लस 3x प्लस 2, हमने बताया था आप लोगों को इसका फैक्टर इस तरह से करना है कि हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 ही आए, और उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आपस में तो कितना आ जाए, 2 एकम 2, 2 इंटू 1 2 आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए आप, ये x² हो जाएगा, फिर 3x को तोड़े इस तरह से, x प्लस 2x प्लस 2, देखिए x और 2x को ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए आप इसको फैक्टराइज करें, हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये 2, ये x² और x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, यहां बचेगा x और यहां हो जाएगा 1, x को आप x से मल्टीप्लाई x², x को 1 से करेंगे x, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा 2, अंदर यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1। देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर समान आ गया, तो ये दोनों फैक्टर्स का एक जोड़ा बन जाएगा। कैसे करेंगे, ये 2 एज इट इज, ये x प्लस 1, ये x प्लस 1, इन दोनों का आप एज इट इज लिख दें, और एक x प्लस 2, इसमें से x कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, एक फैक्टर इनका बन जाएगा, एक फैक्टर इनका बन जाएगा। ये इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल, कुछ भी हमें नहीं करना था, काफी आसान, इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। आप एक काम कर सकते हैं, इनको वापस मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरह से काफी सिंपल कंसेप्ट है सवाल सॉल्व करने का। गुणनखंड पूछे, इस तरह से हमने गुणनखंड यहाँ पर करे हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्या दे रखा हमारे को इस प्रश्न में कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। कोई 4 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है इस प्रकार से है, और कह रहा है कि उन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़े, उन संख्याओं का योग, तो कितना आता है हमारे पास, 16, उन संख्याओं का योग है 16। फिर ये कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या, प्रथम और अंतिम वाली जो संख्या है चौथे नंबर की, इन संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, ऐसा हमारे को पूछा है। देखिए सबसे पहले तो बहुत आसान सवाल है, इस अनुपात में 4 संख्याएं, कौन से अनुपात में, इसमें 1:2:3:4, तो आप उसको मान सकते हैं, पहली संख्या को x, दूसरी को मान सकते हैं 2x, तीसरी को मान सकते हैं 3x, चौथी को मान सकते हैं 4x। चारों संख्याएं, इनका अनुपात देखें आप, x हट जाएंगे, 1:2:3:4 आ सकता है। तो ये संख्याएं हमने मान ली, x, 2x, 3x और 4x। अभी क्या कह रहा है, उन संख्याओं का योग कितना है, 16। आप इनको जोड़ें, 16 आएगा। देखिए 1 2 3 और 3 3 6 और 4 10, 10x बराबर कितना आएगा, 16। इन सबको ऐड करेंगे अगर हम, तो कितना आना चाहिए, 16। तो 10x बराबर 16 आ गया, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 1.6, x बराबर कितना आ जाएगा, 1.6। अब देखिए क्या कह रहा है, तो पहली और चौथी संख्या का योग, पहली संख्या 4x, अंतिम संख्या 4x और पहली संख्या x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। इन दोनों का योगफल ही पूछा है, वो कितना है, 5x। तो 5
ये तो हो जाएगा 5 और x की जगह कितना है 1.6। हम जानते हैं 16 कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योग 8। देखिए पहली और अंतिम संख्या दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आएगा और वो आ गया 8। इसी तरह से आप देख सकते हैं बीच की दोनों संख्याओं को भी आप ऐड करें 2x और 3x, ये भी 5x आ रहा है, इसकी वैल्यू भी 8 आएगी क्योंकि टोटल 16 हो रहा है। तो इधर भी 5x इधर भी 5x, तो दोनों का योगफल इसका भी 8 आएगा उसका भी 8 आएगा, टोटल करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। तो दोस्तों इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा ही ज्यादा हो सके। और दोस्तों आप वीडियोस देखते रहें, आगे से आगे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा और पूरा सपोर्ट करें आप लोग, ताकि हम लोग एक अच्छा जो है कर सकें मैथमेटिक्स के लिए। और रीट में हम लोगों का सिलेक्शन काफी हद तक पक्का हो जाए कि हाँ सिलेक्शन होना ही है। तो इस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी है और मैथमेटिक्स में काफी सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। आप लोग बस सपोर्ट करें, देखते रहें चैनल को और डेली अपडेट आपको मिलता रहता है। वैसे भी कई बार मैं वीडियोस डालता हूं, तो आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है चैनल पे, आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग वीडियोस जितना अपलोड हो, जितने ज्यादा अपलोड हो, आप लोग वीडियोस को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आप लोगों को जानते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जो लोग मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। वाकई में बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज में 2-3 अपलोड कर दूं, उसके बाद वापस हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते चलेंगे, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। तो आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।